नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत शाम के 6 बज रहे हैं, यानी कि वक्त है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। क्या बिहार में सुशासन का दम घुट रहा है? आज पटना से लेकर दिल्ली तक इस सवाल पर लगातार डिबेट हो रही है, क्योंकि बिहार में जहरीली जाम से लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने पर सीएम नीतीश कुमार खुद गुस्से से तमतमा जाते हैं। यहाँ तक कि वो ये तक कह जाते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। पिछले 2 दिनों से नीतीश के बयान हैरान करने वाले सामने आ रहे हैं, शर्मसार करने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध और नकली शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरी तरफ जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार फेस सेविंग में जुटी हुई है। ऐसा लगता है कि शायद सत्ता के नशे में नीतीश कुमार इतने चूर हो चुके हैं कि रोते बिलखते परिवारों की उन्हें कोई फिक्र तक नहीं है। सवाल किया गया है, ये बहुत ही भोग है और बिल्कुल ही सही नहीं। तो ये लिख के दे देंगे, हम वहां भी करें। शराब पिएगा तो मरेगा ही। अपनों को खोने का गम, गृहस्थी उजड़ने का दर्द, किसी का बेटा चला गया, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी सुशासन बाबू ऐसा ही बयान देते? शराब पिएगा तो मरेगा ही। फिर इस तरीके से दलील देते हैं कि हर कोई हैरान रह जाए। सबसे पहले आप सुशासन बाबू के 3 असंवेदनशील बयान सुनिए। इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो। क्या एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। इन बयानों से पहले नीतीश बाबू विधानसभा में पूछ रहे थे कि क्या हो गया। लगता है इन्हें पता नहीं कि शराबबंदी वाले नीतीश बाबू आपके राज्य में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ शराब की तस्करी में तेजी आ रही है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन नीतीश बाबू अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहे। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है। ये लगता है कि नीतीश कुमार की आंखों पर अहंकार का चश्मा आ चुका है। उन्हें अपनों को खो चुके परिवारों के आंसू नहीं दिखते। सीएम की जुबान से ऐसा संवेदनहीन बयान समझ से परे है। सवाल ये कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है? पुलिस की नाक के नीचे अवैध और नकली शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे दिख रहा है। बेशर्मी की हद देखिए।
विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन सुशासन बाबू और उनके डिप्टी संवेदनहीन बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी नेता सदन में ड्रामा कर रहे हैं। 4 महीने पहले ये लोग कहां थे? तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी शासित राज्यों का आंकड़ा पूछ रहे हैं कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। आप पूछ लीजिए उन से, कुछ नहीं बोलता। पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा। नीतीश कह रहे हैं कि बिहार में सभी पार्टियों के समर्थन से शराबबंदी लागू है, लेकिन सवाल ये कि नकली शराब के सौदागरों पर नकेल कसने का काम किसका है? आखिर बिहार में अवैध शराब का धंधा बंद क्यों नहीं हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सारण के इसवापुर और मशक थाना इलाके में जहरीले जाम ने कोहराम मचा रखा है। गरीब परिवारों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। प्रशासन चुप्पी साधे है और सुशासन सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मशगूल है। बीजेपी विधायक आज विधानसभा में सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार पहुंचे और बीजेपी विधायकों की पीठ थपथपाने लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद शराब पीते हैं। सरकार के पास सक्षम सिस्टम है, लेकिन सिस्टम का उपयोग नहीं हो रहा। कहीं न कहीं जहरीली शराब निर्माताओं के साथ कहीं न कहीं कोई साठगांठ है, जिसके चलते इस तरह के गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रही है। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार को? हम उनके साथ रहे हैं 2 साल घर में उनके। हम जानते नहीं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहता है घर में जाके दारू पीता है और इनके सामने बैठ के लंबा लंबा बात कर रहा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून की विफलता के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। जाहिर है सिर्फ कानून बनाकर क्रेडिट लेने से नहीं होता। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब खुलेआम बिकती है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों से शराब तस्करी होती है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जहरीले जाम की खेती होती है, लेकिन सब चुप्पी साधे होते हैं। भले नीतीश कुमार बीजेपी पर पलटवार करते हैं, दूसरे राज्यों में होती जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा पूछ रहे हैं, लेकिन संवेदनहीन बयानबाजी करके वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर बिहार में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, अगर लोग शराब पीकर मर रहे हैं, तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो एक बार फिर ये बताती है कि योगी सरकार ने जो वादा किया वो कर दिखाया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे। दरअसल अब यूपी के 16 बड़े ऐसे शहर हैं जहां का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में है। यूपी सरकार का मिशन सेफ सिटी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। यूपी सरकार का सीधा संदेश है, अपराध किया तो सीधे ठोक दिए जाओगे, क्योंकि अपराधियों की हर हरकत पर अब सीधे पुलिस की नजर रहेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईटी चौराहे पे सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, कृपया करके यातायात के नियमों का पालन करें। ये चौराहे पे जितने भी बातचीत कर रहे हैं, ई रिक्शा चालक किसी भी प्रकार का चौराहे पे खड़े होकर वाद विवाद ना करें। व्हाइट कलर की शर्ट पहने भी ऑटो चालक अपने वाहन को तत्काल आगे बढ़ाइए। बाबा का प्लान परफेक्ट। 5000 कैमरों की नजर, बुलडोजर के कैमरे का खौफ। उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग नहीं पाएंगे, अगले चौराहे पर ठोक दिए जाएंगे। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही
वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। यूपी के सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं। जब पहली बार सीएम बने तो उत्तर प्रदेश से अपराध और अपराधियों को कम करने का बीड़ा उठाया और उसे करके भी दिखाया। अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहू बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया तो वो भी करके दिखाने की पूरी प्लानिंग। योगी सरकार का ये प्लान क्या है और किस तरह से हर शहर में एक एक अपराधी पर योगी सरकार और उनके सुपर कॉप्स की नजर होगी, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए सीएम योगी का वो संदेश जो अपराधियों और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए है। ये संदेश अपराधियों को अपराध से तौबा करने वाला तो पुलिस को अपराधियों को ठोक देने वाला है। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, और इसी मोटो को जमीन पर उतारने का आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए प्रदेश के 16 शहर चुने गए जो सीधे सीधे सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। दरअसल बड़े अपराधियों पर तो लगाम लगा ली, लेकिन बाजारों और गलियों में होने वाली छेड़छाड़ और लूटमार चुनौती है जिस पर लगाम लगाने के लिए अब सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके लिए 5000 सीसीटीवी इन शहरों में लगाए गए। शहरों की सुरक्षा के लिए इस मिशन में निजी संस्थान भी स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हैं। और खास बात ये कि इस मिशन के तहत शहर का हर चौराहा, मेन रोड, एक्सप्रेसवे और मेट्रो स्टेशन कवर होंगे। इन सभी सीसीटीवी का इनपुट हर जिले में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचेगा, जहां पर हर जगह की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। कोई अपराधी एक चौराहे पर घटना को अंजाम देगा तो दूसरे चौराहे पर पुलिस उसे ढेर कर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने प्रबुद्धजन सम्मेलनों में इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है। वजह ये कैमरे हैं जो लगातार आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। मकसद है शहर को स्मार्ट के साथ ही सेफ सिटी भी बनाना। हर जिले में इस तरह के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, कमांड रूम बनाए गए हैं। योगी सरकार का प्लान पूरे उत्तर प्रदेश में हर गली मोहल्ले और चौराहे को पुलिस के निगरानी में लाना है। लेकिन यूपी देश का एक बड़ा प्रदेश है, लिहाजा इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और संवेदनशील शहरों से की गई। जिन जिलों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी शुरू की गई उसमें राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर और योगी के गृह जिले गोरखपुर को शामिल किया गया है। ये यूपी की राजधानी लखनऊ है, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी हैं और शहर के हर कोने की निगरानी हो रही है और इनकी निगरानी कमांड सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों में सीसीटीवी से निगरानी के लिए बने कमांड सेंटर में सिर्फ चौराहों, सड़कों या फिर सरकारी संस्थानों की निगरानी नहीं होगी, बल्कि बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए इस तरह के निजी संस्थानों में लगे सीसीटीवी भी इन कमांड सेंटर से जोड़े गए। इसलिए दुकानों और बाजारों के लिए टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन और अपार्टमेंट और घरों के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी बनी। शहर के तमाम चौराहों पर लगे ये हाई डेफिनेशन के सीसीटीवी कैमरे न सिर्फ ट्रैफिक को मैनेज करने में भूमिका निभाते हैं, बल्कि शहर को सेफ बनाने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। इन कैमरों की वजह से तमाम जो गतिविधियां चौराहों पर होती हैं, गाड़ियों में होती है, उन पर बड़ी ही क्लोज नज़र जो है वो होती है। जो कमांड सेंटर्स है वहाँ पर इन कैमरों के जरिए नज़र रखा जाता है। तो एक तरफ शहर के जो बड़े चौराहे हैं वहाँ पर इन कैमरों की वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बेहतर की गई है। दूसरी तरफ जो बड़ा मकसद है वो शहर को सेफ बनाने का है और इन्हीं कैमरों की वजह से जो शहर है वो सेफ होंगे।
यूपी के बड़े शहर अब सीसीटीवी की निगरानी में है, लेकिन ऐसा नहीं कि निगरानी सिर्फ जिला स्तर तक सीमित है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए हर सिटी की स्टेट लेवल पर भी निगरानी की जा रही है। दिन हो या रात, 24 घंटे, हर मिनट, हर सीसीटीवी से आ रही फुटेज की निगरानी की जा रही है। इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल से प्रदेश की पीसीआर वैन और पुलिस कंट्रोल रूम सीधे जुड़ा होता है और अगर आपने किसी एक चौराहे पर कोई गलती या अपराध किया तो आप तुरंत पुलिस की निगाह में होंगे और अगले चौराहे तक पहुंचने से पहले आपको कोई ना कोई पीसीआर वैन रोक लेगी और अगर अपराधी नहीं रुका तो ढेर कर देगी। बीबीआईपी सड़कें जो बड़े चौराहे हैं वहां पर कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। अगर आप किसी वारदात को अंजाम देते हैं, किसी घटना को अंजाम देते हैं तो आपकी गाड़ी को बाकायदा ट्रैक किया जाएगा और अगले चौराहे तक जाते जाते आपको पकड़ भी पुलिस सकती है। और इसीलिए सीएम लगातार ये बातें कह रहे हैं। सीएम का साफ मानना है कि उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं वो ना सिर्फ स्मार्ट सिटी होंगे बल्कि अब वो सेफ सिटी भी होंगे। सीधे और साधारण शब्दों में अब उत्तर प्रदेश में अपराधी बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले मन चले और झपटमार ये समझ लें कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बड़े अपराधियों पर लगाम कसने के बाद अब यूपी की योगी सरकार का मिशन सेफ सिटी एक्शन मोड में है। यानी आपकी हर गलती आपके खिलाफ सबूत बनेगी और उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसका अंदाजा अब तक अपराधियों के साथ हुए उत्तर प्रदेश सरकार के एक्शन से लगा सकते हैं। यूपी सरकार अब इन सेंटर्स के जरिए मिलने वाले डेटा को जल्दी ही फिल्टर करके वेबसाइट पर अपलोड करेगी ताकि आम नागरिक भी जागरूक हों और कानून का पालन करें। विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। तो यूपी के सीएम ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कही थी और उसी के लिए ये कदम बहुत कारगर भी नजर आते हैं। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं और बड़ी खबर, फिल्म पठान के विवाद के बीच में शाहरुख खान की प्रतिक्रिया सामने आई है। शाहरुख खान ने प्रतिक्रिया दी है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया अब संकीर्णता से प्रेरित है। सिनेमा से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। दुनिया कुछ भी कर ले, हमारा प्यार जिंदा है, जिंदा रहेगा, ये कहना है शाहरुख खान का। दरअसल शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। पठान का जब गाना और टीजर जब रिलीज हुआ तो उसमें खासतौर से दीपिका पादुकोण की पहनी हुई ड्रेस को लेकर, उस कलर भगवे को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है और इस पूरे विवाद के बीच में शाहरुख खान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भव्य राम मंदिर का नया वीडियो सामने आ चुका है और अयोध्या में किस तरह से निर्माण कार्य अयोध्या में युद्ध स्तर पर चल रहा है वो वीडियो उसकी बानगी दिखाता है। आपको वो वीडियो हम दिखाएंगे। दरअसल जिस तरह से ये टारगेट रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। युद्ध स्तर पर अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। 13 फीट तक का काम पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द छपरा शराब कांड को लेकर पटना से दिल्ली तक हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा मुद्दा। बीजेपी सांसद ने केंद्र से की दखल देने की मांग। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। सभी 7 आरोपियों को जारी किया गया समन। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में मदरसे के छात्रों के साथ में मौलवी ने कुकर्म किया। मदरसे में पढ़ने वाले 12 साल के बच्चे को बनाया शिकार। पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। छात्रा पर एसिड अटैक के बाद में दिल्ली महिला आयोग सख्त। फ्लिपकार्ट अमेजोन को भेजा नोटिस। ऑनलाइन आसानी से मिल रहे थे, अब पर मांगा जवाब। 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सितारों का जलवा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, रानी मुखर्जी हुई शामिल। उद्घाटन में सीएम ममता बनर्जी भी रही मौजूद। चमन स्पिन बॉलजक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच में फिर संघर्ष। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। कई नागरिक घायल। इलाके को खाली कराने का काम जारी। In association with पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।
रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। आपको सीधे हम वॉर जोन लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा मौजूद हैं, जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे ताजा और सबसे एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं इस वक्त मौजूद हूं डेनिप्रो यानी कि यूक्रेन में, यानी कि वॉर जोन में। और यहां से एक बड़ी खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्या अब बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, क्योंकि क्रेमलिन में एक फ्लू ने हड़कंप मचा दिया है और इसके बाद पुतिन को एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन अब इस पूरे साल इसी बंकर में रहेंगे। जंग में बायोलॉजिकल वेपन की एंट्री, न्यूक से पहले बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल, क्रेमलिन में वायरस के पीछे का सच क्या, क्यों बंकर में शिफ्ट हुए पुतिन। यूक्रेन युद्ध के 300 दिनों बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन बंकर में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि क्रेमलिन में इन दिनों एक रहस्यमय फ्लू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बंकर में छिपा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस ने बाइडेन जेलेंस्की की जोड़ी को खतरनाक बताते हुए जो बड़ा दावा किया है वो किसी भी युद्ध के लिए महाविनाशकारी ही है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल रूस के लिए किया जा सकता है। Проект резолюции Совета Безопасности ООН, который в соответствии со статьей 6 КБТО нацелен на учреждение и направление Комиссии Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе Российской Федерации претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств ПГПТО। हालांकि इस दावे पर अमेरिका ने इसे रूस की साजिश करार दिया था। अमेरिका के मुताबिक रूस युद्ध में कमजोर हो चुका है और उसके पास अब परमाणु अटैक करने का ही ऑप्शन बच रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने रूस के बायोलॉजिकल हथियार के आरोपों को मनगढ़ंत बताया था। Russia has called us here once again for the sole purpose of spreading disinformation. Ukraine does not have a biological weapons program. You just heard Mr. Ebo say the UN is not aware of any such programs. The United States does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories supported by the United States. ऐसे में जब रहस्यमय फ्लू जब क्रेमलिन में फैला तो इस बात की आशंका बढ़ गई। पुतिन मॉस्को से ही यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी पलटन को बारूदी प्रहार के लिए कमांड देते थे। अगर ये रहस्यमय फ्लू मॉस्को तक पहुंच जाता है तो न सिर्फ इसे पुतिन बल्कि पुतिन की सेना भी इसकी चपेट में आ सकती है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए मॉस्को से क्रेमलिन की दूरी जानिए। मॉस्को से क्रेमलिन की दूरी 3.9 किलोमीटर है। यानी जिस तरह से क्रेमलिन में रहस्यमय फ्लू बढ़ रहा है, मॉस्को पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी मॉस्को में तैनात पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान, क्योंकि क्रेमलिन से कीव की दूरी 4,530 किलोमीटर है, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। रूस और यूक्रेन जंग के बीच बायोलॉजिकल हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। और ये जैविक हथियार क्या होते हैं, इससे क्या होता है, युद्ध में इसका असर कितना होगा, ये समझना बेहद जरूरी है। यानी कि जिस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जिस भी देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वहां के लोगों की सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत ही होगी। और यही नहीं, दुनिया भर को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। रूस ने करीब 2 हफ्ते पहले दावा किया था कि रूस यूक्रेन बॉर्डर के पास यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका बायोलॉजिकल यानी
जैविक हथियार बना रहा है। ये जैविक या ये कहें बायोलॉजिकल हथियार कितने खतरनाक होते हैं अब वो भी जान लीजिए। ऐसे हथियार जिसमें विस्फोट नहीं होता, बायोलॉजिकल हथियार से वायरस अटैक, जानलेवा वायरस, केमिकल का इस्तेमाल, कोरोना वायरस सबसे बड़ा उदाहरण। जैविक हमले में लोग बीमार हो जाते हैं, जैविक हमले से मौत तक हो जाती है, शरीर पर बहुत खतरनाक असर होता है। कई मामलों में लोग विकलांग, मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार से बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही होती है। जिस बायोलॉजिकल अटैक यानी जैविक हमले की बात हो रही है वो कितना खतरनाक है ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने जैविक हथियार बना लिया है लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर बनाने से अभी भी इनकार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं। अभी तक किसी ने भी इस बात को माना नहीं है कि उनके पास जैविक हथियार है। बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है जिसका निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ तबाही ही था। साल 1347 में मंगोलिया ने प्लेग संक्रमित शव ब्लैक सी में फेंका था जिसका खामियाजा 4 साल से 2.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। साल 1710 में रूस ने स्वीडन की सेना पर प्लेग संक्रमित शव फेंके जिससे भारी नुकसान हुआ। करीब 50 साल बाद 1769 में ब्रिटिश ने डेलोवियर इंडियन पर चेचक संक्रमित कंबल फेंके जिससे भारी नुकसान हुआ था। विश्व युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल हुआ जब जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया के देशों को 2 धड़ों में बांट दिया है। जंग इतनी बढ़ गई है, सब कुछ तबाह कर देने वाले परमाणु बम की धमकियां लगातार दी जा रही हैं। बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। शांति पुरुष का दम भरने वाले ज़ेलेंस्की के बमबाज रात दिन दोनेत्स्क के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ने ज़ेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन को भी सबक सिखाने की ठान ली है। बाइडेन और यूरोपीय देश लगातार पुतिन को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी उनके बीमार होने की खबरें सामने आती हैं, तो कभी पुतिन को कैंसर होने का दावा किया जाता है। अब पुतिन के बंकर में शिफ्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पुतिन और उनके सोल्जर रोकने वाले नहीं हैं। इसका ताजा उदाहरण है ये वीडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं खेरसॉन में रूसी कमिकाजी ड्रोन लैंसेट ने यूक्रेनी रडार स्टेशन को उड़ा दिया। साथ ही रूसी सेना डीएनआर रेजिमेंट टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना रही है। मतलब साफ है कि पुतिन छिप कर बैठने वालों में से नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरीके से बायोलॉजिकल हथियारों को लेकर बहस छिड़ी है, उससे ये तो साफ है कि अब पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर बाइडेन और ज़ेलेंस्की मिलकर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन इनमें से दोनों में से जो भी हो, चाहे पुतिन न्यूक्लियर अटैक करें या फिर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस के ऊपर किया जाए, युद्ध को ये विनाश की तरफ जरूर ले जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉरजोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत। और लोकतंत्र में यहाँ पर रुक रही